हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुडसेट रिवीजन सीरीज के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, आप लोगों को शायद पता होगा। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक बार फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस हो जाए, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये दोनों जानने के बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। ओके, एक बार ये दोनों पता हो जाए, देन आफ्टर वी कैन कंटिन्यू फॉर द वेरियस सिस्टम्स। ओके, तो आओ शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका थोड़ा बेसिक देखेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल सी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द एक रीजन है, रीजन अराउंड which charge can experience a force, चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। और वैसे तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये रीजन कितना होता है, अगर हम इसको मेजर करना चाहे तो रियली में ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। एग्जैक्टली में मतलब कैसा होता है? इनफाइनाइट। लेकिन क्या होता है कि हम जैसे ही दूर जाते हैं तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होने लगता है, इसीलिए हम एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं, इतना रीजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें? तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी तो ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर उसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो। पहले ध्यान रहे, क्या है? प्लस क्यू। अगर हम यहां पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहे तो कौन सी डायरेक्शन होगी? यहां पर आपको रखना होगा 1 कूलम चार्ज। क्या रखना होगा? 1 कूलम चार्ज, मतलब कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज ही रखना होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही रखना होगा। फिर बाद में सोचना कि यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव रखूँ तो ये उस पर कैसा फोर्स लगाएगा, इस तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी कैसी? ऐसी। यहाँ पर कैसी डायरेक्शन होगी? इसीलिए इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी। यहाँ पर कैसी डायरेक्शन होगी? ऐसी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। क्या डिसाइड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आप अच्छी तरीके से याद रखना, ओके। और अब बात करते हैं उसके इंटेंसिटी की, उसकी स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं बोल दूं कि उसको किससे डिनोट किया जाएगा? E से, ओके। और E इज इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन Q। अगर हम इसको डिराइव करना चाहे तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली क्या है। इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज मतलब कि यहाँ पर मैंने एक 1 कूलम चार्ज रख दिया, ठीक है, और एक Q चार्ज यहाँ है। मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर कितनी है वो जानना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? 1 कूलम चार्ज। और ये क्या डिस्टेंस है? R। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो F इज इक्वल्स टू के Q, फिर ये 1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये Q इंटू 1 तो Q ही हो जाएगा। तो क्या है आंसर? के Q अपॉन R स्क्वायर, जिसको आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? यहाँ पर हमें पता क्या चला? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, 2 चार्ज है, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R। ऐसा एक क्वेश्चन आया था गुडसेट में, आप देखो अच्छी तरीके से, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ
Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ Q1 इज E। यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E। देन what will be electric field at position of Q2। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ Q1 इज E। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा। तो पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या आएगा? KQ2 इसका, ठीक है ना, अपॉन R²। और यहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो E डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? KQ1 अपॉन R²। अब कैसे फाइंड करें कि के फॉर्म में कैसे डिराइव करें? तो वेरी सिंपल, जब भी ऐसा हो ना बच्चों तो आप डिवाइड कर देना, E डैश अपॉन E। E डैश अपॉन E करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो KQ1 अपॉन R² मल्टीप्लाई बाय R² अपॉन KQ2। तो K कैंसिल हुआ, R² कैंसिल हुआ, तो E डैश इज इक्वल्स टू E इंटू Q1 अपॉन Q2। ठीक है, तो इस तरह आप डिराइव कर सकते हो। देखो ये चार्ज मतलब कि कैसा भी हो सकता है, या 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, कैसा भी हो सकता है। तो अगर आप वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो तो हो सकता है। ये फॉर्मूला मत याद रखो प्लीज, ये फॉर्मूला याद रखो, E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R²। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये तो किसकी बात हुई? पॉजिटिव चार्ज की। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा? ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पर सोचो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो आप ऐसा डायरेक्ट मत सोचो प्लीज कि ये डिस्टेंस सोचो R है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस KQ अपॉन R²। नहीं, ऐसा मत सोचो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R² ही सोचो, लेकिन उसकी डायरेक्शन के बारे में सोचो, ऐसा होगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? माइनस R²। क्या बोल सकते हैं? माइनस R²। ठीक है, समझ में आया ना क्यों इस तरह डायरेक्शन होगी? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज दूर। ठीक है, ठीक इस तरह देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस तरह है। सोचो कि नेगेटिव चार्ज बहुत दूर है तो इस तरह होगा, और जैसे ही दूर जाएगा तो ये लाइन छोटी होती चली जाएगी। एक क्वेश्चन ऐसा भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है। एक अगर आपको ऑप्शन ऐसा भी दिखेगा, आपको लगेगा सारे ऑप्शन सेम है। देखो एक ऑप्शन ऐसा भी होगा, देखो ये पूरी होती है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो this representation is wrong, this representation is also wrong, this representation is right. Now what if negative? अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो इस तरह कर देना है। ठीक है, सारे इस तरह ऐसे कर दो। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में मत सोचो, मैं यहाँ पर सिर्फ बोल रहा हूँ कि दूर जाएगा और पास आएगा। और जब रिप्रेजेंटेशन स्पेशली क्वेश्चन में पूछा गया उस टाइम पर आपको क्या देखना है कि पास वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए। देखो अगर ये नेगेटिव है फिर भी पास वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए और दूर वाली लाइन थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। पास वाला वेक्टर भी आप बोल सकते हो। बच्चों एक बात मैं और बोल दूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो E बार इज इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन R² इंटू R²। तो E बार इज इक्वल्स टू हम दूसरा भी बोल सकते हैं, KQ अपॉन R³ इंटू R बार, जैसा हमने कल फोर्स में देखा था। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, इसका रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से इसको याद करना चाहिए। ओके, तो हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज। किसकी बात की? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि देखो एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सोचो कि इस पॉइंट का नाम P है, इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q2। इस तरह हो सकता है, दो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और सोचो कि इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अंडर रूट ऑफ EQ1 स्क्वायर प्लस EQ2 स्क्वायर प्लस 2 EQ1 EQ2 cos थीटा। ठीक है, इस तरह हो सकता है जैसे हमने फोर्स में कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बहुत सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आए तब ऐसा सोचना कि नॉर्मली में अगर एक चार्ज है तो सुपरपोजिशन में एक से ज़्यादा, नॉर्मली में अगर दो चार्ज है तो सुपरपोजिशन में दो से ज़्यादा। कल हमने दो से ज़्यादा की बात की थी, क्यों, क्योंकि नॉर्मली हमने कल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसकी बात की थी, फोर्स की। और तो फोर्स में सुपरपोजिशन नॉर्मली कितने चार्जेस होते हैं, दो, और यहाँ पर नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितने चार्ज है, एक। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज इक्वल टू फोर्स। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, देखो ये है दोनों Q1 और Q2। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था, ये R है तो यहाँ पर फोर्स इन दोनों के बीच के क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया, ये फोर्स इतना इन दोनों पे लगेगा ऐसा। ठीक है, हाँ एक बात मैं भूल गया, यहाँ पर सोचो कि उसका मास दिया हो, क्या दिया हो, उसका मास m1 और m2। तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो। पहले का एक्सेलरेशन तो F अपॉन m1, दूसरे का एक्सेलरेशन तो F अपॉन m2। ठीक है ना, अच्छी तरीके से इसको याद कर लो। अच्छा, तो यहाँ पर देखो के Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये भी ले सकते हो, या तो के Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी के Q1 अपॉन R स्क्वायर क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, यहाँ पर इनटू Q2। ओके, तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज हो गया ना, समझ में आएगा नहीं। तो इस तरह हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रूल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं जो गुड सेट में आ रहे हैं। पहला एग्जांपल ऐसा है, ये वाला, ये आप लोगों ने पहले से कर भी लिया है अगर आपको पता है तो। सोचो कि यहाँ पर कितने चार्ज हैं, 4। ओके, और सबके बीच का डिस्टेंस, ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। ओके, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेरी सिंपल, अगर चारों है तो जहाँ पर नहीं है उस डायरेक्शन में रखो। ठीक है, अगर चारों नेगेटिव है, कैसे है, नेगेटिव, तो इससे मतलब कि पहले ऐसा एज्यूम करो, फिर इससे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन और है, देखो हर बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन, देखो मैं एक बात आपको बोल दूं कि जिसमें बड़ा कैलकुलेशन होगा, जो आप सम कर रहे हो, बड़ा कैलकुलेशन जिसमें कैल्सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, ऐसे सम बहुत कम आएंगे। जिसमें ट्रिक की ज़रूरत होगी वही सम ज़्यादा आएंगे। ठीक है, एक बात, एक एग्जांपल ऐसा भी था कि एक वाटर ड्रॉपलेट है, उसको ऐसे रखा हुआ है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है। तो देखो वाटर ड्रॉपलेट ऐसे ही रखा हुआ है, तो मतलब उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg, ऊपर कितना फोर्स लगेगा, QE। तो आप क्या कर सकते हो, QE इज इक्वल्स टू mg। बाद में यहाँ पर इसकी डेंसिटी और रेडियस को डिराइव करने को दी गई है, तो QE इज इक्वल टू मास क्या कर सकते हो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हो। फिर QE इज इक्वल्स टू रो, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r³ इंटू g, ऐसा कर सकते हो। तो r³ इज इक्वल टू क्या होगा, 3QE अपॉन पाई रो 4 पाई रो g, ऐसा हो सकता है। और फिर r इज इक्वल्स टू, देखो इसके कैलकुलेशन नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा फॉर्मूला कुछ डिराइव करने जैसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप ऐसे एग्जांपल को भी ट्राई करो। एक दूसरा एग्जांपल ऐसा भी है, देखो ये चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। यहाँ पर सोचे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में।
ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन क्या इन दोनों ने कैंसिल किया है? नहीं। तो क्या करना है, हमें इसके कंपोनेंट निकालने हैं। इसके भी क्या करना है, कंपोनेंट। सोचो कि ये थीटा है तो ये क्या होगा, ई कॉस थीटा, ये ई है, ठीक है। इसको सोचो 1 दे देते हैं तो ई1 कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, ये सोचो 2 दे देते हैं तो ये ई2 हो गया, ये भी थीटा तो ये क्या हो गया, ई2 कॉस थीटा। और यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या बोल सकते हैं, ई1 साइन थीटा प्लस ई2 साइन थीटा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेशली आपको इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आओ देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें 3 टॉपिक है, एक है एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, बाद में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं, इसको एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, ठीक है, पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, हाँ, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। उनके बीच का डिस्टेंस को अगर हम ले लें, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, जनरली हम क्या लेते हैं 2a, तो इन 2a को q के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलती है डाइपोल मोमेंट। क्या मिलती है आपको, डाइपोल मोमेंट। अच्छा, तो देखो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना चाहें तो क्या हो सकता है, -q और +q। सोचो कि ऐसा क्वेश्चन आया दैट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इन मिड पॉइंट। ओके, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में आएगा, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, E + E = 2E। तो 2 × KQ अपॉन, ये बीच का पॉइंट है, ठीक है, ऐसा कंसीडर करो। थोड़ा सा इधर मैंने ड्रॉ किया है, फिर भी इसको बीच का कंसीडर करो तो ये A है, तो 2KQ अपॉन A²। और किसकी डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में। कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, सेंटर पर, ठीक है ना, ऐसा अच्छी तरीके से समझ लो। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल 2AQ आ गया तो इसका यूनिट SI यूनिट कूलम्ब मीटर। क्या आएगा, कूलम्ब मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब मीटर। अच्छी तरीके से देखना, अगर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो कूलम्ब का क्या होता है, Q = IT, कल हमने देखा था, A1T1, ठीक है। और ये मीटर, कूलम्ब मीटर, मीटर का क्या होता है, L1, ठीक है ना। तो A1T1 L1, तो इसके डायमेंशन की बात होगी। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये सब याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा मतलब कि इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। एक बात मैं बोल दूं, अगर चार्ज बहुत बड़े हैं और डिस्टेंस बहुत छोटा है तो उसको बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल। और जनरली हम कैलकुलेशन में कौन सा डाइपोल लेंगे, पॉइंट डाइपोल ही लेंगे, ठीक है। अगर मैं HCl का मॉलिक्यूल लूँ H+ और Cl-, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, डाइपोल। आपको समझ में आ गया ना, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोला जाएगा, डाइपोल जिस तरह है, सोचो कि डाइपोल एक -q यहाँ है और +q यहाँ है, इन दोनों को जोड़ के रखा है एक लाइन में। तो जिस लाइन में इन दोनों को जोड़ के रखा है उस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस, उसको क्या बोलेंगे हम,
एक्सिस। ठीक है, जनरली हम यहाँ पर माइनस की और प्लस की ऐसा ड्रॉ करके दिखाते हैं और इसको एक्सिस मान लेते हैं। तो हर बार मतलब कि ऐसा दिखाया जाता है तो स्टूडेंट ऐसा ही मान लेते हैं कि ये जो होगी वही एक्सिस ऑफ डाइपोल होगी और ये जो होगी वही इक्वेटर ऑफ द डाइपोल होगी। लेकिन मैं आपको बोल दूं, ये दोनों को जोड़ते हुए जो लाइन हमें दिखानी पड़ती है, वो जो लाइन है वो क्या है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और ये है, ये क्या है, इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, जब आपने 12th बोर्ड की प्रिपरेशन की होगी तब आपने इसके फॉर्मूला बहुत डिराइव किए होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3 मार्क्स में इसका डेरिवेशन आता है। ये यहाँ पर आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तब ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तब ये क्या होगा, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात याद रखें, देखो इस पॉइंट से प्लस क्यू नजदीक है और माइनस क्यू दूर है, तो प्लस क्यू के लिए ज्यादा और माइनस क्यू के लिए कम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं पूरा डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखो सोचो कि हम इन दोनों को ऐसे जोड़ दें। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो और एक दूसरी बात, यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट निकल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी 2 कंपोनेंट निकल सकते हैं, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सोचो कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये थीटा होगा तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2e cos थीटा। क्यों, क्योंकि एक का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड भी E ही होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इसीलिए ये डिस्टेंस आपको दिया होगा तो 2e cos थीटा इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। एक बात यहाँ पर क्या आपको नोट करनी चाहिए और इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं। देन फर्स्ट, एंगल बिटवीन E इक्वेटोरियल एंड E एक्सियल। ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल के बीच में कितना एंगल है, तो बच्चों ये जो बोल रहा हूं ना, ये क्या है, ई इक्वेटोरियल। ठीक है, और ये क्या है, ई एक्सियल। तो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, इनके बीच में कितना एंगल है, देखो। तो आंसर क्या है, 180 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट P बार एंड E एक्सियल। P बार एंड E एक्सियल, सारे एंगल ही इस पे बहुत सारे आते हैं। देखो P बार यहाँ पर माइनस की और प्लस क्यू इस तरह डायरेक्शन है, किसकी, P बार की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल की इस तरह। देखो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। और एंगल बिटवीन P बार एंड इक्वेटोरियल, इनके बीच में कितना एंगल होगा, देखो बच्चों 2 या 3 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अच्छी तरीके से याद कर लो इसको कि कहाँ कितना एंगल होता है, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, मैं आपको इक्वेटोरियल और ई एक्सियल का फॉर्मूला बोल दूं। ई एक्सियल का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, 2kp अपॉन आर क्यूब। नियरली कितना है, 2kp अपॉन आर क्यूब। और सॉरी, ई इक्वेटर का फॉर्मूला कितना है, kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर देखो ये मैग्नीट्यूड ही मैंने लिखा है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मुझे माइनस पी कैप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस पी कैप। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, ये दोनों है फॉर्मूला, अच्छी तरीके से याद कर लो। देखो इसको देखो तो क्या आपको मालूम पड़ता है, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो केपी अपॉन आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है ना। देखो किस तरह क्वेश्चन किस तरह आता है, ये आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। और बाद में ऐसा बोला है दैट डाइपोल is along y-axis। डाइपोल इज अलोंग y-axis। डाइपोल कौन सी डायरेक्शन में है, y-axis। ओके, देन Ez अपॉन Ey इज इक्वल्स टू व्हाट,
तो आपको कैसे पता चलेगा ये ई जेड और ई वाई क्या है? तो ई जेड मतलब कि देखो अगर वाई एक्सिस में है तो जेड ये हो गया, तो यहाँ पर ये इक्वेटर हो गई, ये पूरी इक्वेटर होती है बच्चों, ठीक है। तो ये इक्वेटर हो गई, तो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल हो गया, ये क्या हो गया? ये इक्वेटोरियल। और ये क्या हो गया? ये एक्सियल हो गया, ठीक है। तो पहले आपको मालूम करना है कि कौन सी डायरेक्शन में है। जो डायरेक्शन में वो है वो एक्सिस हो गई, वो क्या हो गई? एक्सिस, जो हमने पहले ही डिस्कस की। इसीलिए यहां पर क्या आएगा? 1/2 आंसर आएगा। क्या आएगा? 1/2। एक मैं आपको ऐसा भी बोल दूं, देखो कि ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल, मुझे ऐसा लगता है इसके आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये इजी बनता है। क्या देखो क्या आएगा आंसर? ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल माइनस इक्वेटोरियल। तो एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या है? 2 है, हम इसको 2/1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर क्या करेंगे? 2 + 1 और नीचे क्या करेंगे? 2 - 1। तो आंसर क्या आएगा? 3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आने की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो हमने बात की इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अभी एक डिस्कस करने का बाकी है, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार नोट कर लेना। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं। ये है यूनिफॉर्म। ओके, डायग्राम ही सब कुछ एक्सप्लेन करती है। अगर पैरेलल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ऐसा है तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। यहां पर अगर आप डाइपोल रखोगे -q + q, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है? देखो ये यहां हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं प्लस, और यहां क्या कंसीडर कर सकते हैं? माइनस। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? uniform. This is a uniform electric field. So here plus, that's why here the force is in this direction, here force is in this direction, and these both forces are equal in magnitude. F is equal to QE. The electric field is uniform everywhere, its value is same everywhere. So F here is equals to QE, and here also F is equals to QE. QE is the same as well as electric field value is also same. That's why force is also same. So what you can say that and one thing, yes, force is same in magnitude, but what about direction? They are opposite in the direction, so they will cancel each other. That's why in uniform electric field, note it carefully, in uniform electric field, no net force on dipole. Okay, dipole will not going to experience any force here. Okay, dipole के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर लेट अस सी दैट आर दे कोलिनियर? नो, दे आर नॉट कोलिनियर. सो व्हाट हैपेंस? दैट टॉर्क विल एक्ट ऑन द डाइपोल. व्हाट विल एक्ट? Torque act on dipole. Only torque will act. फोर्स विल बी 0, ओनली टॉर्क. नो फोर्स, ओनली टॉर्क. समझ में आ रहा है ना? आप बोलोगे सर फोर्स होता है तभी टॉर्क लगता है. नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है. दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर डालते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, लेकिन बॉडी तो रोटेट करेगी. तो इसका मतलब क्या है? देखो कैसी मोशन करेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा. विच टाइप ऑफ द मोशन the dipole will do? So what you can say? Only rotational motion. Only rotational motion. और only, अच्छा, no translational motion. No translational motion. तो चलो बच्चों टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना होगा? तो मैं आपको बोल दूं P बार क्रॉस E बार. क्या होगा? P बार क्रॉस E बार, या तो PE sin थीटा. अच्छी तरीके से याद रखो, P बार है डाइपोल मोमेंट, E बार है इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए. डाइपोल को सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है तो कितना टॉर्क लगेगा? किसकी सेम डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की. मतलब कि इधर सोचो कि ऐसी डायग्राम ही आपको दी गई है. व्हाट विल बी द टॉर्क? सो टॉर्क विल बी PE साइन. आपको एंगल देखना है, -q से +q इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो साइन 0. तो टॉर्क कितना होगा? 0. 0
न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना लगेगा 0। अगर 90 डिग्री है तो P sin 90, sin 90 कितना होगा 1। तो आपको अच्छी तरीके से इसका जो टेबल है मैंने लिखवाया है कि थीटा इज इक्वल टू 0, 90, 180, 270, जिस तरह एंगल है उस तरह इस पे टॉर्क लगेगा। तो वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और देखो यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट भी बनता है। P ऐसा दिया हो क्या, ये बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ठीक है ना। P बार ऐसा दिया हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा कुछ दिया हो कि समथिंग एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, और आपको क्या फाइंड करना है टॉर्क। तो कैसे करेंगे, तो बच्चों P बार क्रॉस E बार, हम वो जो क्रॉस प्रोडक्ट का कर रहे थे ना वैसा, ठीक है। और इस तरह के एग्जाम्पल भी थे और एक टॉर्क इस तरह के एग्जाम्पल भी आ रहे हैं। आपको क्या करना है, ऐसा आई कैप जे कैप, और यहाँ पर आपको 0 के कैप लगाना है, और यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है 0 के कैप। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0, ये एक्स वाई इधर लिखो, ये एक्स डैश और वाई डैश इधर लिखो, फिर आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बात किसकी हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना है नहीं, सिर्फ मैं आपको बोल दूं कि क्या होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होगी ना, तब जहां पर ज्यादा डिस्टेंस होगा वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पर कम डिस्टेंस होगा वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं ऐसा सोचूं कि डाइपोल है -q और +q, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगेगा, और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए यहाँ पर कम फोर्स लगेगा। दैट्स व्हाई व्हाट यू कैन से F net not equal to 0 न्यूटन, फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क में भी 0। देखो टॉर्क में भी 0, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ इतना कम फोर्स है कि आप इस फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हो, सिर्फ इस फोर्स को कंसीडर कर रहे हो और इसको रेफरेंस पॉइंट भी ले रहे हो, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0। यहां पर बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन क्या होगी, ट्रांसलेशनल मोशन होगी और रोटेशनल, दोनों मोशन होगी। यूनिफॉर्म में क्या होता, सिर्फ रोटेशनल मोशन, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होगी। वो नहीं था, वो हम कॉम को रब करके पीसीस ऑफ पेपर के पास लाते, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे और भी याद आ गया, पॉइंट चार्ज जनरेट्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होता है, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात छिड़ गई है, तो हम इसके बाद का टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके एप्लीकेशन। तो आपने इसको अच्छी तरीके से नोट कर लिया, ओके। तो आगे हम देखेंगे, इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए, और हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ओके। ओके, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है, तो ये कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। ये पहला, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, ठीक है ना, ये हमेशा ओपन लूप फॉर्म करती है, ये याद रखना। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे तो दोनों सेम ही है, लेकिन एक जगह पर वो दोनों डिफरेंट है, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म्स ओपन लूप, इट डज नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन लूप और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, क्लोज लूप। फिर से मैं बोल रहा हूं,
Electric field line forms open loop and magnetic field line forms closed loop. That is the main difference between the electric field lines and magnetic field line. यही हमें सिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो अकेला नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, अकेला नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर कहीं पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, एंड देन आफ्टर इट्स वेरी सिंपल दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रॉस करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट, मतलब कि इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट इसका था, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब स्विच करते हैं मेन टॉपिक में, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल। कैसा? सोचो कि एक सरफेस ऐसी है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो यहाँ से ऐसी लाइन निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने इसको क्रॉस किया। यहाँ पर आप क्या ड्रॉ करो, यूनिट वेक्टर। क्या ड्रॉ करो? यूनिट वेक्टर। ये हमेशा सरफेस पे कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जहां से आप देख रहे हो वहां से यूनिट वेक्टर बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा वो एक उसकी प्रॉपर्टी है, और दूसरी उस सरफेस को कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और उसका कितना मैग्नीट्यूड है वो इस सरफेस पे डिपेंड करेगा। जितनी सरफेस ज्यादा उतना यूनिट वेक्टर बड़ा। इसको हम एरिया वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एरिया वेक्टर। और यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक याद रखना, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, थीटा, उसको बोलते हैं। और इनके प्रोडक्ट को ई ए कोस थीटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसके ऊपर से एक एग्जांपल तो आएगा ही आएगा। प्लीज आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है ना। ई ए कोस थीटा, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ई बार डॉट ए बार, या तो ए बार डॉट ई बार भी पॉसिबल है। क्रॉस में ऐसा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव बट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हियर यू कैन से दैट आइदर ई बार डॉट ए बार और ए बार डॉट ई बार। समझ में आ रहा है ना? मतलब कि यहाँ पर देखो कैसा क्वेश्चन बन सकता है। वेरियस एंगल दी गए हो, मतलब कि थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 90। सोचो ऐसा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा क्या होगा? जैसे जब ऐसा दिया हो ना तब थीटा होगा 0। आप सोचो रहे सर परपेंडिकुलर दिया है फिर भी थीटा 0 कैसे है? देखो ये थीटा, ये प्लेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें थीटा कहाँ से फाइंड करना है, इसका हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है ना, इसलिए यहाँ पर हम थीटा क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0। और उस टाइम पर फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम। देखो फ्लक्स का ऐसा एक डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये किसका डायग्राम है, फ्लक्स का, किसके साथ, थीटा, फाई इज द सिंबल ऑफ फ्लक्स एंड दिस इज द थीटा। पहले पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव। ठीक है, 90 तक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और उसके बाद में पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं? फ्लक्स में यहाँ पर देखो ये किसका ग्राफ है, कोस का ग्राफ है, तो कोस 90 तक पॉजिटिव रहता है, इसीलिए हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखना। ओके, तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट लॉ है। कौन सा लॉ आपको पता होगा? अब कौन सा लॉ आने वाला है, वेरी फेमस गॉस लॉ। कौन सा लॉ? गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, दैट फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस is equal to phi is equals to q enclosed upon epsilon 0। जितना चार्ज उसके अंदर enclosed है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऐसी सरफेस सोचे जिसके अंदर कितना चार्ज है, q। ठीक है, तो हमें पूछा है कि phi कितना होगा, तो phi इज इक्वल टू क्या होगा,
Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सोचो कि ये Q1 है और यहाँ पर Q2 है, फिर भी हम किसको कंसीडर करेंगे? अंदर वाले को ही। बाद में देखो ये चार्ज यहाँ पर है, ये सरफेस कैसी भी हो जाए, ये चार्ज तो अंदर का अंदर ही रहेगा, तो हर बार आंसर तो क्या आएगा? Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। सोचो कि ऐसा है कि एक डाइपोल अंदर डाल दिए, एक Q और एक माइनस Q, तो क्या होगा? तो भी इसके अंदर फ्लक्स देखो, एक Q और माइनस Q, टोटल चार्ज कितना हो गया? 0, तो टोटल फ्लक्स भी कितना होगा? 0। देखो फ्लक्स में एक फॉर्मूला ऐसा है, एक फॉर्मूला है E A cos थीटा, तो इन दोनों से आप इजीली पता कर सकते हो कि क्या चार्ज एनक्लोज होगा और क्या चार्ज बाहर होगा। एक क्वेश्चन ऐसा था क्या कि फाई इन, हाँ एक बात मैं बोल दूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाती है तो नेगेटिव फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आती है तो पॉजिटिव फ्लक्स, तो फाई इन इज इक्वल टू फाई 1 था, फाई आउट इज इक्वल्स टू क्या था? फाई 2 था। तो हमें पूछा है कि क्यू एनक्लोज कितना होगा। तो देखो फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई इन फाई आउट, तो फाई आउट फाई 2 माइनस फाई 1, ऐसा हुआ। ओके, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, तो फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन इनटू एप्सिलॉन 0, ऐसा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो ये किसकी बात की? गॉस लॉ की। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिक का फ्लक्स का यूज भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब थोड़े यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का है, पहला लीनियर, दूसरा सरफेस और तीसरा वॉल्यूम। लीनियर में एक वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। सरफेस में एक सरफेस के ऊपर, होलो चीज जो भी है वही सरफेस, ठीक है ना। और वॉल्यूम में जो सॉलिड चीज होती है, आप सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लो, सॉलिड बॉक्स कंसीडर कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यहाँ पर लैम्बडा चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन L। सोचो कि पूरा चार्ज कितना है? Q, और पूरी लेंथ कितनी है? L, तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन L। यहाँ पर सरफेस में सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V। समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर इतना चार्ज हो गया, तो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं dq अपॉन dl, छोटा सा चार्ज और उसकी छोटी सी लेंथ। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? dq अपॉन da, और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? dq अपॉन dv। तो dq इज इक्वल टू क्या हुआ? लैम्बडा dl भी हो सकता है, dq इज इक्वल टू सिग्मा da भी हो सकता है, और dq इज इक्वल टू क्या होता है? रो dv। ठीक है, इसका यूज करके और गॉस लॉ का यूज करके हमने थोड़े से फॉर्मूला डिराइव किए थे। मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके ऊपर भी सम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। कौन से फॉर्मूला? तो देखो, अगर वायर है, वायर जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस पर? r, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। कितनी होगी? लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये हमें क्या शो करता है? यहाँ पर आपको वेरिएशन ज़्यादा देखना होगा, दैट E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। और एक और सरफेस, सरफेस में किसी भी डिस्टेंस पे आप ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। यहाँ पर ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, अच्छी तरीके से याद रखना है। ये सरफेस वाला यहाँ पर ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक बात मैं बोल दूं, पॉजिटिव है इसलिए दूर, नेगेटिव होता तो उसके पास, पॉजिटिव है इसलिए दूर, नेगेटिव होता तो उसके पास। और तीसरी बात स्फीयर की, ठीक है। स्फीयर में पहला होलो स्फीयर, होलो स्फीयर में देखो, अगर एक पूरी शीट है उसको हमने एक होलो स्फीयर बना दी तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्या होगी? एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? 0। ये रेडियस अगर r है, सोचो कि इसके ऊपर चार्ज कितना है? q, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? kq अपॉन r स्क्वायर। और बाहर जाओगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है वो आर, ठीक है ना, अच्छी तरीके से याद रखना। होलो स्फीयर का ऐसा है, सेम टू सेम फॉर द सॉलिड स्फीयर, लेकिन एक ही डिफरेंस है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर दोनों में सेम है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। आर नहीं बोलूंगा मैं, ए बोलूंगा। सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है, ए, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इसके ऊपर मैं एक शीट दूंगा, वो अगर आप सॉल्व कर लोगे तो अच्छी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने बात की थी कि एक वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के ऊपर से, तो वो वर्कशीट अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो वर्कशीट कुछ इस तरह है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिए हैं और मैंने आंसर को भी थोड़ा सा डार्क कर दिया है। तो पहले मैं ऐसा बोलूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर कैसे आया वो आप ढूंढो, ठीक है। जितना आप ट्राई करोगे उतना आपको मतलब कि आपका दिमाग शार्प होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं धीरे 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 उसको आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से जो आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन में ऐसा है कि कौन से साल में ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हुए हैं जो क्वेश्चन वही मैंने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। मैं फिर से एक बार बोल दूँ, इतने क्वेश्चन करने से आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, लेकिन आप कृपया करके गुजरात बोर्ड और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यूज़ दिए हैं, स्पेशली गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यूज़ और इलस्ट्रेशंस दिए हैं, उसके सारे रिजल्ट्स एक बार रेफ़र कीजिए, ठीक है। थैंक यू।